Hello class 9th, welcome to Ganit Guru Next Step where you can unlock your potential. So आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर कोड. कौन सा है आज का हमारा पेपर कोड? ZZ202425 यानी कि 9th केमिस्ट्री 02. सो ऑलरेडी आप एग्ज़ाम दे चुके हैं राइट एंड आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा. टोटल इसमें 20 क्वेश्चंस थे एंड सिलेबस क्या था? चैप्टर्स थे हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. सो लेट्स डिस्कस दैट क्वेश्चन पेपर. सो देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर क्या था. तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था. ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा. फर्स्ट क्वेश्चन इज the law of constant proportion was given by. law of constant proportion किसने दिया था? डाल्टन, लेवोसियर, प्राउस्ट एंड एवोगैड्रो. सो law of constant proportion was given by J.L. प्राउस्ट. ठीक है, किसने दिया था? प्राउस्ट ने दिया था. एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता क्या है कि कोई भी जब हम कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर. अगर हमें वाटर का फॉर्मेशन करना है तो इसमें हमेशा इनका जो रेशियो है वो 2:1 रहेगा. ठीक है, यानी कि 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है, 1 यहाँ पे ऑक्सीजन है. ये बाय वॉल्यूम है. बाय मास की बात करें तो 1:8 बाय मास इनका हमेशा फिक्स रहता है. ये चीज़ हमें बताई थी प्राउस्ट ने. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन 2 इज द फॉर्मूला फॉर क्विक लाइम इज. क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है? बेसिकली क्विक लाइम एक कॉमन नेम है. ठीक है, सो क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड. ये इसका केमिकल नेम है. क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड. So the formula for quick lime is calcium oxide. Option B is correct for question number 2. Now, next question, question number 3. So question 3 is who proposed the atomic theory? Atomic theory किसने propose की थी? J.J. Thomson, रदरफोर्ड, डाल्टन एंड बोहर. तो सबसे पहले एटॉमिक थियरी प्रपोज की थी जॉन डाल्टन ने. क्लियर? और आप पूरे उनके 6 पोस्टुलेट्स के बारे में भी पढ़ते हो राइट. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 3 अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. ओके तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 तो जो है बेसिकली जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है. ये कहीं पे भी आपसे पूछ लिया जा सकता है और यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है इस टेस्ट में. विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस. आपने देखा ना कि मे बी पिक्चर्स वगैरह में आपने देखा होगा कि एक जगह पे एक कमरे में किसी को बंद कर दो, वहाँ पे वो गैस छिड़क दो, तो अगर इंसान नहीं चाहेगा ना तो भी वो हंसता ही रहेगा. ऐसी टीयर गैस भी होता है. अगर हमने वहाँ पे वो गैस छिड़क दी तो वो इंसान कंटिन्यूसली उसके आंसू आते रहेंगे. ठीक है, तो ये कुछ गैसेस होते हैं. तो वही पूछा जा रहा है यहाँ पे कि विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस. लाफिंग गैस कौन सा है? NO, N2O, CO2 एंड O3. सो लाफिंग गैस इज N2O. क्या होता है लाफिंग गैस? N2O. सो आई होप कि आपने ये क्वेश्चन सही किया होगा राइट. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन 5 इज एन एलिमेंट X इज डाइवेलेंट. एक एलिमेंट X है जो कि डाइवेलेंट है यानी कि इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी. एंड द अनदर एलिमेंट Y इज टेट्रावेलेंट. टेट्रा का मतलब होता है 4. गलती से उसको 3 मत लिख देना वरना यहाँ पे ऑप्शन मैच ही नहीं होगा. नाउ द कंपाउंड फॉर्म बाय दीज 2 एलिमेंट्स विल बी. अब इससे जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा वो क्या हो जाएगा? X एंड Y. ये 2 है, ये 4 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. ठीक है, तो कितना हो जाएगा? यस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? X4 एंड यहाँ पे हमारे पास Y2 है. यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो X2 एंड Y यहाँ पे कुछ नहीं होगा. ठीक है, X2 एंड Y हो जाएगा. क्लियर है? यही है.
एलिमेंट X इज डाइवेलेंट हमने कर दिया, एंड अनदर एलिमेंट इज टेट्रावेलेंट जो कि था 4. X एंड Y का कॉम्बिनेशन बना तो ये बन जाएगा हमारा X2Y. X2Y यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी यहाँ पे एकदम करेक्ट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. सो क्वेश्चन 6 है हमारा, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट इज. पोटाशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? पोटाशियम होता है K, नाइट्रेट होता है NO3. पोटाशियम की वैलेंसी 1 है, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये बन जाएगा हमारा KNO3. अब डायरेक्टली आपको ऑप्शन दिख गया, फर्स्ट ऑप्शन है इसका KNO3. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. So question 7th is the modern day symbol of atom of different element based on. जो modern days जो आजकल के symbols है, ठीक है, वो generally elements के symbol किस पे based है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास English alphabet, random symbols, Greek alphabets या फिर Latin name of the alphabets. तो basically they are based on Greek alphabets. किस पे बेस्ड होते हैं वो? ग्रीक अल्फाबेट्स पे बेस्ड होते हैं. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन 8 है, व्हाट प्रिवेंट एन एटम फ्रॉम बीइंग कोलैप्स्ड. ठीक है, कौन सी ऐसी चीज है जो एटम को कोलैप्स होने से रोकती है, कोलैप्स होने से बचाती है? सो ऑप्शन है हमारे पास द न्यूक्लियर फोर्स, सेकेंड इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, या फिर ऑल ऑफ दीज. सो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? द न्यूक्लियर फोर्स मीन्स जो न्यूक्लियस फोर्स लगाता है बेसिकली एटम को अपनी तरफ खींचने के लिए, दैट इज अ न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर चार्ज. तो इस पे इसकी वजह से प्रिवेंट नहीं होता है. द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल. सी रदरफोर्ड से जब पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और ये जाके न्यूक्लियस पे गिर जाएंगे, तो वो इस चीज का आंसर नहीं कर पाए थे. ठीक है, तब आए थे नील बोहर और उन्होंने ये बताया कि देखो भाई, ये जो ऑर्बिट होते हैं ये ऐसे वैसे ऑर्बिट नहीं होती, कि स्पेशल ऑर्बिट होते हैं, इनके पास इनकी एनर्जी होती है और जब भी इलेक्ट्रॉन इन पे रिवॉल्व करेंगे तो उनकी एनर्जी ना ही खत्म होगी ना ही उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, सो दिस इमेजनरी लाइन इज कॉल्ड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स. इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कभी भी थकेंगे नहीं और वो न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स नहीं होंगे. ठीक है, एंड इट प्रिवेंट द एटम फ्रॉम बीइंग कोलैप्स्ड. ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9. So question number 9 is, which of the following pair of element represent a mole ratio of 1:1? तो यहाँ पे हमें बताना है कि किसका मोल रेशियो 1:1 है. सबसे पहले हमारे पास 20 ग्राम ऑफ सोडियम, 20 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, पहली चीज. ठीक है, दूसरा है हमारे पास 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 12 ग्राम ऑफ सोडियम. थर्ड है हमारे पास 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम एंड 6 ग्राम ऑफ कार्बन. एंड फोर्थ है हमारे पास 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम. तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो पूछा जा रहा है. तो देखो 20 ग्राम ऑफ सोडियम का क्या मतलब है? 1 मोल में 23 ग्राम ऑफ सोडियम होता है, तो ये 1 मोल है ही नहीं. और 20 ग्राम ऑफ ये, ठीक है, तो बेसिकली देखो नंबर दिखने में सेम है बट अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये सिमिलर नहीं होगा. सेम 7 ग्राम यानी कि 1 मोल और ये यहाँ पे 12 ग्राम है यानी कि 1 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये भी नहीं है ये भी नहीं है. 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम एंड 6 ग्राम, तो ये 1 मोल होगा हमारा बट ये 1 मोल नहीं है. ये देखो ये बाय मास दे रखा है हमें यहाँ पे 1 मोल बाय मास,
तो 1 मोल में 14 ग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है एंड 1 मोल में मैग्नीशियम का 24 ग्राम प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों बाय मास का रेशियो 1:8 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑप्शन इज करेक्ट? रेशियो 1:1 किसका आ रहा है? ऑप्शन डी का, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन यानी कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल मास बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम। क्लियर है? 1 मोल में नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम होता है, 1 मोल में मैग्नीशियम का मास 24 ग्राम होता है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। So question 10th is NaCl molecule is made of which of the following ions? तो NaCl molecules किस ions से मिलके बने हुए हैं? जैसे ही NaCl को आप पानी के अंदर डालोगे it will dissociate into its cation and anion। ठीक है, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। जिसके पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है दैट इज cation, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है दैट विल बी अनायन। सो ये हो जाएगा cation and this is anion. So Na cation Cl anion, Na cation Cl anion, Cl cation and Na anion, both sodium and chlorine are cation, both sodium and chlorine are anion. तो यहाँ पे Na is cation and Cl is anion. So for question number 10th option A is correct. Question number 10th का option A यहाँ पे correct होगा। Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां से स्ट्रक्चर ऑफ द एटम आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th। So question 11th is an alpha particle is also known as, alpha particle is also known as, क्या बोलते हैं उसको? सबएटॉमिक पार्टिकल, an unionized helium atom, a neutral particle, a doubly charged helium ion. So basically alpha particles are doubly charged helium ion, ठीक है। हीलियम का वो डबल चार्ज होता है, कौन? अल्फा पार्टिकल। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 11th ऑप्शन डी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन नंबर 12th इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड इन एम शेल? एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड होते हैं? सो यहाँ पे हम 2n² वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, KLM। सो K में क्या होता है? 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 2, L में हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 8 एंड M में हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 जा 9, 9 2 जा 18। सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दैट ऑक्यूपाइड इन M शेल इज 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन C इज करेक्ट। Next question, question number 13th. Okay, so question 13th है हमारा Who proposed the planetary model of an atom? प्लानिटरी मॉडल किसने प्रपोज किया था एटम का? ऑप्शन से हमारे पास अर्न्स्ट, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, नील बोहर एंड जॉन डाल्टन। तो बहुत सारे बच्चे पता है इसका आंसर क्या करते हैं? वो रदरफोर्ड कर देते। बेसिकली रदरफोर्ड का वो ड्रॉबैक था जिसको किसने क्लियर किया था? जो रदरफोर्ड के बाद आए थे, और रदरफोर्ड के बाद आए थे नील बोहर। सो बेसिकली हु प्रपोज द प्लानिटरी मॉडल ऑफ एन एटम? इट्स नील बोहर, नॉट रदरफोर्ड। क्लियर है? रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था ये, उन्होंने सिर्फ कह दिया था कि मेरा जो मॉडल है वो जिस तरीके से प्लैनेट जो होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उसी तरीके से न्यूक्लियस के अराउंड सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। बट वो फोर्स नहीं बता पाए थे कि किस तरीके से, क्या फोर्स लग रहा है, क्या चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि वो कंटिन्यूसली घूमते जा रहा है। ठीक है, तो इस बात का आंसर किया था नील बोहर ने। राइट, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। So question 14th is what characteristics of an element dedicate its chemical behavior? तो कौन सा characteristics है?
साइज ऑफ एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, मोलर मास ऑफ एलिमेंट, या फिर नन ऑफ दिस। सो बेसिकली किसी भी एलिमेंट की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, केमिकल बिहेवियर के बारे में बात करें, तो इट्स डिपेंड अपॉन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, वो कितने अदर स्पीशीज के साथ बॉन्ड बना सकता है, तो इस पर डिपेंड करता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 14th का करेक्ट ऑप्शन है वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। क्लियर? जैसे कि हम क्लोरीन ले ले तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो वो एक ही स्पीशीज के साथ अपना बॉन्ड बना पाएगा, या फिर सिर्फ मोनोवैलेंट स्पीशीज के साथ ही अपना बॉन्ड बना पाएगा, राइट? तो कैसे पता किया हमने? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, उसकी वैलेंसी से हमने फाइंड आउट किया है। So this is question number 14, तो option B is correct. Now next question है हमारा question number 15th. So question 15th is which statement is incorrect regarding observation in Rutherford's alpha scattering experiment. तो रदरफोर्ड ने जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें से बताने की कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। Some alpha particles rebound after hitting the gold foil. Some particles deflect from their path. Some particle fail to pass through the gold foil. Most particle passes through the gold foil. तो which one is incorrect? So here option A is incorrect. दोबारा से इसको रीड करेंगे, क्या है ये? Some alpha particles rebound after hitting the gold foil. तो some alpha particles नहीं थे, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड होके वापस आता है ना? तो सम नहीं आएगा, इस वजह से ये जो हमारा ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। सो क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन 16 क्वेश्चन 16 है विच रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज यूटिलाइज इन कैंसर ट्रीटमेंट। तो बेसिकली ये एक आइसोटोप का क्वेश्चन है। ठीक है, विच रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज यूटिलाइज इन कैंसर ट्रीटमेंट। तो कौन सा रेडियोएक्टिव एलिमेंट कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है? आयोडीन 131, यूरेनियम 234, प्लूटोनियम 239 एंड कोबाल्ट 60। सो कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट में। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 16 को ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 अगेन आई थिंक, ओके। So question number 17, why do most elements seek to participate in chemical combination? तो एलिमेंट्स केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट क्यों करते हैं? उनके पीछे का मोटिव क्या होता है, उनका कारण क्या है? टू गेन मोर इलेक्ट्रॉन्स, टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड टू कंप्लीट देयर इनर शेल। तो बेसिकली हर कोई चाहता है कि उनको स्टेबिलिटी मिल जाए, चाहे एलिमेंट्स हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, सबको स्टेबिलिटी चाहिए, है ना? तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते रहते हैं। तो क्या हो जाएगा? टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। अगर इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन मिल गई मतलब वो स्टेबल है, नहीं मिली तो स्टेबल नहीं है। ठीक है, एंड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, लास्ट शेल जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, तो सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, सेकेंड एंड थर्ड यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 इज द आइसोटोप यूज टू रिमूव द ब्रेन ट्यूमर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो ऐसा कौन सा आइसोटोप है जो ब्रेन ट्यूमर एंड कैंसर ट्रीटमेंट में काम आता है? सो यूरेनियम 235, सोडियम 24, आयोडीन एंड कोबाल्ट 60। तो अगेन इसका क्या आंसर हो जाएगा? कोबाल्ट 60 ही होगा। सो दिस इज क्वेश्चन 18 जो कि बिल्कुल मिलता जुलता था। देखो यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आ गया, ऑलरेडी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पे हमने क्वेश्चन किया था, दैट इज कोबाल्ट 60। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन 19 है विच आइसोटोप्स इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? इट्स यूरेनियम 235,
आयोडीन 131, कोबाल्ट 60 एंड यूरेनियम 238। तो क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यस, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज यूरेनियम 235। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए यहाँ पे एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का। So question 20 is what was the source of alpha particle in Rutherford scattering experiment? तो रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, तो अल्फा पार्टिकल लेने के पीछे का सोर्स क्या था इनका? हाइड्रोजन न्यूक्लियस, आर्गन न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस या फिर नन ऑफ दीज? तो जो अल्फा पार्टिकल्स था वो डबली चार्ज हीलियम आयन था, तो सोर्स भी क्या हो जाएगा? हीलियम न्यूक्लियस इसका सोर्स हो जाएगा। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है और इसी के साथ टोटल 20 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं। अब बात करते हैं हम किसके बारे में बात करें? अब हम उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने ये टेस्ट मिस कर दिया है। बच्चे आपको कुछ भी नहीं करना है खास, ठीक है? आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, साथ ही साथ आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, ठीक है? गूगल फॉर्म आप पहले फिल करेंगे, व्हाट्सएप के लिंक पे आप टैप करेंगे, ग्रुप में ऐड होंगे, उसके बाद आप अपना नाम एंड आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में, किस तरीके से आप नेक्स्ट टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो बाकी की इन्फॉर्मेशन हम आपको वहाँ पे देंगे एंड ऑलरेडी लॉन्ग वीडियो इस पे है चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं। ओके, तो बाकी का डिस्कशन विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।